चलो तो ध्यान रखना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जो है ना वो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कॉन्टेंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टेंजेंट जैसा कि हम लोग अकाउंटिंग से भी टर्म जानते हैं, कॉन्टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेंजेंट का मतलब होता है जहां पर अनसर्टिनिटी हो, करेक्ट। अभी हम लोग ने अनसर्टिनिटी में एक चीज पढ़ी हुई है जिसका नाम है वेजरिंग। वेजरिंग हम लोग ने देखा हुआ है, बट अनसर्टिनिटी में एक कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर नोट करने की बात क्या है, जब हम लोग समरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे ना कॉन्टेंजेंट नहीं लिखा हुआ है, कॉन्टेंजेंट वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ है। जो कल को आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले जाए, आप लिख सकते हो कॉन्टेंजेंट को भी, ठीक है। क्वासी की बात करते हैं। क्वासी जहाँ पर दोनों पार्टी कंडीशन नहीं है, बट लीगल ट्रबल्स की वजह से, लीगल इश्यूज की वजह से उनको साथ में आना पड़ रहा है। बात करते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि या तो फिर कुछ करने का या कुछ ना करने का वादा किया, अगर कोई कोलेटरल इवेंट उससे रिलेटेड होगा या नहीं होगा उसके बेस पर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमने बताया हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है आप बताइए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है? वहाँ पे यही होता है ना कि कल को कुछ अनसर्टेन इवेंट आ गया, आपको हेल्थ इशू आ गया, डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उस केस में ये काम करेंगे, यानी कि हम आपकी फैमिली को जाकर पैसे देकर आएंगे या फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी एक्सेट्रा। इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है ये अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने ही वाले हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आपको आई थिंक पता है। बात करते हैं व्हाट इज अ कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल मतलब रिलेटेड इवेंट, है ना, रिलेटेड इवेंट। तो एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। यानी कि ना ही ये परफॉर्मेंस है और ना ही ये कंसिडरेशन है। कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ रिलेटेड इवेंट है कोई, मतलब ये जो इवेंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस या परफॉर्मेंस डिटरमिन करने में कोई हाथ नहीं है। यानी कि जिस इवेंट की हम लोग बात करें, जैसे डेथ, ठीक है, डेथ जो है वो ना ही प्रॉमिस है कि हाँ या मैं तो मरूंगा ही और होता ना ये काम हो गई, ना ही वो परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आप अपना ऑब्लिगेशन डेथ के फॉर्म में फुलफिल नहीं कर रहे हो, है ना। तो ना ही इट शुड बी परफॉर्मेंस, ना ही इट शुड बी प्रॉमिस कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ द कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। द कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी, अरे आप लोग ने मूवी देखी है ना, शायद कपूर की मूवी थी, उसमें ये बोलता है कि यार मैं मर जाऊंगा ना, मेरी फैमिली को कम से कम लोन का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा, है ना। यार अब एक चीज़ बताओ, वहाँ पे वो कंसिडरेशन जैसा पे कर रहा है ना कि हम दोनों के बीच का था हम कंसिडरेशन, तो वो वैलिड कहलाएगा क्या? नहीं, वो नहीं कहलाएगा, कॉन्टिजेंट कोलेटरल इवेंट नहीं कहलाएगा। अब समझना द कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। कितने बार पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग? मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर नहीं होनी चाहिए। रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट की बात करें, रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट की बात करते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि जब ये इवेंट होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? जब हो जाएगा। तो कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। या फिर इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट कम्स वॉइड। क्योंकि यार जब वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ही हो गया, तो फिर वो नहीं वॉइड हो जाएगा, वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, कि वो नहीं हुआ तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एनफोर्स करवाया जाएगा। तो कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। समझना, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन सम इवेंट नॉट हैपनिंग। जब तक इम्पॉसिबल नहीं हो गया तब तक क्या माना जाएगा कि वो हो सकता है, इसलिए इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल। सीज टू बी एनफोर्सेबल किस लिए यूज किया जाता है? वॉइड के लिए यूज किया जाता है। सीज टू बी एनफोर्सेबल किसके लिए यूज किया जाता है? वॉइड के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। फिर से समझना, a contract would cease to be enforceable, रुक जाएगा, if it is contingent upon the conduct of a living person, किसी एक पर्सन के कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening, यानी कि वो उस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये जो इवेंट है अब ये हो ही नहीं सकता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल। कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। कोई स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम होगा तो उसके लिए कॉन्टिजेंसी कैसे डील की जा सकती है? वॉइड का माना जाएगा एट द एक्सपायरेशन ऑफ द फिक्स टाइम, और वो इवेंट नहीं हुआ, और बिफोर द टाइम फिक्स इफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, अब टाइम हो गया वो इवेंट नहीं हुआ है, या फिर वो इवेंट टाइम से पहले ही होना इम्पॉसिबल हो गया, दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लिया जाएगा। कॉन्टिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम,
कि अगर वो टाइम पर नहीं हुआ तो ये कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। तो इन्फोर्स बाय लॉ व्हेन टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड। एंड इसको स्टार मार्क भी किया है क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। एंड बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड इफ इट बिकम सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, तो फिर करवा दी जाए, क्योंकि नॉट हैपनिंग पर है ना, तो वही इम्पॉसिबिलिटी लानी पड़ेगी मन में। जब तक कोई काम, अगर कोई काम ऐसा है जो किसी काम के ना होने पे कॉन्टेंजेंट है, तो अगर वो काम इम्पॉसिबल नहीं हो जाता तब तक पॉसिबिलिटी है, सीधी सी बात है। जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि साथ नहीं रह सकते, तब तक रहने की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, कॉन्टेंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, कॉन्टेंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट तो शुरू से ही वॉइड होता है, इवन इफ इम्पॉसिबिलिटी नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग दी अग्रीमेंट। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेंजेंट वेजरिंग। एग्जाम में आता है, देखा भी टेस्ट में, कहीं पर टेस्ट में नहीं देखा आप लोगों ने, बट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना मीनिंग, अब समझना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों, एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू अ कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वेजरिंग प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। यहाँ पे पैसे के रेफरेंस है ना, यहाँ पे काम की बात हो रही है, वहाँ पे पैसे की बात हो रही है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कॉन्टेंजेंट में नहीं होते हैं जनरली, बट ये जो वेजरिंग है इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम भी आपको पैसे दे देंगे, करते हैं ना वो लोग, नहीं हुआ तो हम भी आपको पैसे दे देंगे। फिर आते हैं अनसर्टेन इवेंट, यहाँ पर कोलेटरल होता है, और वेजरिंग में कोर फैक्टर अनसर्टेन इवेंट का ही होता है कि वो हुआ तो पैसे होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग, यानी कि हो सकता है पलट के ना मिले, एसेंशियली कॉन्टेंजेंट ही होता है यहाँ पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, तो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे कॉन्टेंजेंट में सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे सिर्फ पैसों का खेल होता है, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाना है इंसान को और आगे बढ़ जाना है। जैसे बारिश होने में क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, बस बारिश होगी तो पैसा मिलेगा, सही बात है ना, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है उसका इस इवेंट में। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ गेन और लॉस, तो यहाँ पर ना जब कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस हो, जबकि जब हम लोग बात करते हैं ना वेजरिंग की, तो यहाँ पर गेम ऑफ लॉस, गेम ऑफ लूजिंग एंड गेम, मतलब सॉरी, लॉस और गेनिंग के दोनों के चांसेस म्यूचुअल होने चाहिए। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वैलिड होता है और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है, और ये पॉइंट लोग भूल जाते हैं, उल्टा लिख कर आ जाते हैं, वेजरिंग को वॉइड लिख कर आ जाते हैं, कॉन्टेंजेंट को लिख कर आ जाते हैं, सॉरी, वेजरिंग को वैलिड लिख कर आ जाते हैं, कॉन्टेंजेंट को वॉइड लिख कर आ जाते हैं। तो प्लीज़ स्टार मार्क करो, बोलना इसमें गलती नहीं करनी है, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पहली बार, पूरे नोट्स में आप पहली बार देख पा रहे होगे अभी तक कि हम लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसको हम लोगों ने यहाँ पर पूरा एक साथ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, और एक साथ ब्लू कलर में लिखा हुआ है, कोई खुराफात नहीं की, कोई लाइन चेंज नहीं की, कुछ वर्ड चेंज नहीं किया। ऐसा पता क्यों है? क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत सटली क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि आपको अगर इनमें से कोई भी वर्ड या लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब है कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको समझ भी नहीं आएगा कई बार एग्जाम में, इसीलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक लाइन। It does not arise from any agreement of the parties concerned, but it is imposed by law. ये है, कौन सा है? क्वासी। बट ये कहीं से समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए ध्यान रखना है, होता है ना, इन वर्ड्स को याद रखना, समझाने के लिए भी नहीं, वर्ड्स को कोई भी सीक्वेंस में आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो जेन्युइन कंसेंट, नो लॉफुल कंसिडरेशन इज देयर इन क्वासी। ट्रू और फॉल्स? बट आपके दिमाग में एकदम से क्या आएगा? नो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड विदाउट ऑफर कंसिडरेशन, बट यहाँ पर आप गलती कर दोगे, इसीलिए इसको यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, ठीक है। फिर सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस, ये लिख सकते हो, बिल्कुल यस लिख सकते हो, और इसमें पूछ लिया जाए येस और नो, येस, क्योंकि आप लोग ये बोलोगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन द स्ट्रिक्ट सेंस, ये तो फॉल्स होना चाहिए, बट नहीं, ये लाइन अलग से डिफाइन की गई है क्वासी के लिए। कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम एज रिलेशंस रिजेंबलिंग दैट ऑफ एज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोर्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही दिखते हैं बट है नहीं, और बल्कि एनफोर्स भी करवाता है जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट ये एक्चुअल में रियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या? नहीं है। दे क्रिएट सम ऑब्लिगेशंस एज इन द केस ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, दे क्रिएट सम ऑब्लिगेशंस, होता है यस, ऑब्लिगेशन होता है ना, वो दोनों का ऑब्लिगेशन था ना साथ में रहना। चलो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंट, यानी कि किसी एक के लॉस पे दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ उन लोग ध्यान रखते हैं, और सबको जस्टिस सर्व होना चाहिए इस बेस पर। अब क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, अरे कल को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाए, वो कौन सा है? बस ये नोट करो, वहाँ जाओ, क्वासी की हेडिंग में जाओ, कंस्ट्रक्टिव पता है क्या? नहीं ना, तो वहाँ पे लिखो कुड बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। द क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। फॉर दैट मैटर वुमेन भी यहाँ पर कवर्ड हैं, आप लोग कृपया इसको चेंज ना करें, लिखा गया है नो मैन मस्ट ग्रो रिच, बट मैन इंक्लूड्स वुमेन हियर, ठीक है। वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया गया है डेट दे कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अदर पर्सनस लॉस, तो ये बिल्कुल भी आप लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन पे ना जाएं,
ठीक है, कि सिर्फ आदमियों को अधिकार नहीं है किसी के लॉस पे रिच होने का, लड़कियों को पूरा पूरा अधिकार है, ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी ऐसा अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आप लोगों को स्माइल देखते हुए लग रहा है आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़े डेंजर थे इस बारे में, बट ठीक है। चलिए बात करते हैं केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये क्वासी होते नहीं है, डीम्ड मान लिए जाते हैं कि यही क्वासी है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं बोल देना। डीम्ड का मतलब ये नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता, मान बस लिया गया है। डीम्ड का मतलब है इसको मान लिया जाएगा, चाहे कुछ भी कोई भी बोले। ठीक है, ये नहीं कि एक्चुअल में नहीं है बट मान लिया जाएगा। जैसे क्वासी में क्या होता है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बट मान लिया जाता है। डीम्ड का मतलब वो नहीं होता। डीम्ड का मतलब होता है कोई कुछ भी बोले इसको क्वासी ही मानेंगे। ठीक है, जैसे जब आप सीए बन जाओगे ना, तो कुछ एरिया जैसे जिसमें आप काम करें ना, अगर भले आपने सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं भी लिया तो भी माना जाएगा प्रैक्टिस में हो, उसको बोलते हैं डीम्ड प्रैक्टिस। मतलब से आपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे हो, है ना, आप अपने नाम से साइन बस नहीं करते हो बट आप करते हो वही काम रहे हो ना, तो बोल देता डीम्ड प्रैक्टिस में हो भाई, वही लॉज लगेंगे जो डीम्ड प्रैक्टिस वालों को लगते हैं। ठीक है, चलो केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, अगर कहीं पर आपने किसी को नेसेसरीज सप्लाई की हैं तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाता है। वहाँ पर लीगली भले ही दोनों का इंटेंशन नहीं था बट फिर भी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेसेसरीज क्या होती हैं, जो भी उस इंसान को उसके करंट स्टेटस में जो लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए होता है वो नेसेसरी होता है। से आपने किसी एक बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेस फैमिली के बच्चे को अपने पास रखा है और आपने उसके लिए मर्सिडीज़ खरीदी हुई है, तो वो उसकी नेसेसरी है ना। नेसेसरी लाइफस्टाइल के हिसाब से देखी जाती है। आप ये नहीं बोल सकते ये तो ऑल्टो में भी तो घूम ही सकता था ना, घूम सकता था, बट नेसेसरी किस हिसाब से देखी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से देखी जाती है। ठीक है, तो एनी पर्सन सप्लाइज नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जो भी उसकी कंडीशन है उस टाइम पे उसके हिसाब से, to a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support, then that person can claim reimbursements, वो reimbursements ले सकता है। ठीक है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन की बात करते हैं। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, एनी पर्सन पेज मनी विच अनदर पर्सन इज बाउंड टू पे बाय लॉ इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स बाय द अदर। उस दिन बताया था ना, हमारे केस में यहाँ पर ऑफिसर्स आए, हमने उनको पेमेंट कर दिया है, अब क्या हम अपने ओनर से ले सकते हैं वापस पैसा? बिल्कुल ले सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी टैक्सेस पेड बाय टेनेंट। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, यानी कि सामने वाले ने कुछ एक काम किया था और उसका बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। से हम यहाँ से मुंबई गए और किसी ने अपनी गाड़ी भेजी और उसने इस पर्पज से बिल्कुल नहीं भेजी थी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसने इस पर्पज से भेजी थी आपकी हेल्प हो जाए और आप उसको पैसे दे दो। अब बताओ यहाँ पर क्या माना जाएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है? तो हाँ, क्योंकि सामने वाले ने नॉन ग्रेशियस एक्ट किया हुआ है। तो रिसीवर बाउंड टू कॉम्पेंसेट गिवर इफ गिवर प्रूव्स he had done that act or delivered lawfully. He did not do so graciously, उसने फ्री में नहीं किया था, फ्री इंटेंशन से नहीं किया था, that the other person enjoyed the benefit, तो फिर यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो जाता है कई बार, एक बार ध्यान से समझना। सब्जेक्ट टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली, दैट इज सेम, सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ इट वर अ बेली। बेली का मतलब कि उसको वो पर्पस, किसी पर्पस फुलफिल करने के लिए वो गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर किया गया था। यूनिट नंबर 8 में जाके पढ़ेंगे अभी। बट उसको क्या क्या करना चाहिए, टिक प्रॉपर किया। ध्यान रखो, किसी को गलती से कुछ मिल गया है किसी और का, तो उसका क्या करना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए, है ना। अपने को अगर किसी और की कोई चीज़ मिल गई है ना किस्मत से, तो अपने को उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नो राइट टू अप्रोप्रिएट, आप अपने हिसाब से बंटवारा नहीं कर सकते, वो किसके पास जाएगा क्या होगा, वो लॉफुली देखा जाएगा कि वो किसके पास जाएगा और क्या होगा। ठीक है, टू रिस्टोर द गुड्स इफ़ द ओनर इज़ फाउंड, अगर उसका रियल ओनर मिल जाता है और वो वापस लौटना चाहता है वो गुड्स जो है, तो आपको उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, सामने वाले को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, मनी पेड बाय मिस्टेक, अच्छा ये ध्यान रखना हमें यहाँ पे फाइंड आउट लॉस गुड्स, ठीक है ध्यान से समझना एक बार। फाइंड आउट लॉस गुड्स का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आपको से ये कैमरा है और आपको यहाँ पर लॉस्ट मिल गया, ठीक है, और आपने उस लॉस्ट गुड्स को आपको मिला और आपको पता चला कि यार ओनर सुप्रीत है, तो आपको सुप्रीत को लौटाना पड़ेगा वो, तब तक आपको उसका ध्यान से रखना पड़ेगा और आप इसको किसी और को नहीं बांट सकते, यूज़ करने को नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी सीरियसली। क्वेश्चन आते हैं उसके, आपने कई क्वेश्चन देख भी लिए होंगे आई थिंक टेस्ट में या बुक्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से कीजिएगा। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन, सो रिसीवर मस्ट रीपे और रिटर्न इट, ध्यान रखोगे आप लोग, रिसीवर मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अब आते हैं क्वासी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट पर। तो क्वासी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। क्वासी इज इम्पोज्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 6 कवर होता है।